हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अध्याय 11। तो ये अध्याय 10 है, ऊंचाई एवं दूरी। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है इन साल, मतलब कि इस साल जो है सिलेबस में कमी की गई है, जिसमें से अध्याय 10 को हटा दिया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 11। तो अध्याय 11 है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। तो ज्यामितीय आकृति में समरूपता, तो समरूपता क्या होता है आइए समझते हैं पहले समरूपता को। तो समरूपता का सामान्य अर्थ जो होता है, दो आकृतियां या दो से अधिक आकृतियां जब आपस में रूप में एक तरह के हों, मतलब कि दिखने में समान दिखे, यानी कि बस आकार जो है छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो है उनका रूप जो है एक ही आकार में रहेगा, तो वह जो है समरूपता कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इनमें दिया गया है, यानी कि समरूपता से संबंधित कुछ कथन। तो चलिए देखते हैं पहले तो परिचय देखते हैं। हम अपने आसपास अलग अलग तरह की छोटी बड़ी आकृतियां देखते हैं। इनमें से कुछ वृत्ताकार, कुछ घनाकार, कुछ त्रिभुजाकार जैसी होती हैं और कुछ को इसी तरह की आकृतियों में बांटकर देखा जा सकता है। तो आकृति 1 देखिए, तो ये आकृति 1 है। तो इसमें देखते हैं कि इस मकान में चित्र में भी विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां देखी जा सकती हैं। इनमें से कुछ आयताकार तो कुछ त्रिभुजाकार। क्या आप इसमें कुछ और अन्य तरह की आकृतियां ढूंढ सकते हैं और कौन से आकृतियां हैं, साथियों से चर्चा करें। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे जो है त्रिभुजाकार, ये आयताकार हैं, फिर उसी तरीके से ये सब जो आकृति हैं त्रिभुजाकार हैं। तो इसमें से तो आइए देखते हैं। तो समान आकृतियां ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि इनमें से कुछ आकृतियां आकार एवं आकृति दोनों समान हैं, यानी कि सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम में आकार और आकृति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आइए देखते हैं अब आगे। अब आकृति 2 को देखिए। तो ये आकृति ये 2 है। तो इसमें देखते हैं जिसमें चित्र नंबर 1 त्रिभुज बने हैं। तो चित्र नंबर ये 1 जो है त्रिभुज बना हुआ है। देखने में इन तीनों त्रिभुजों के कोण बराबर लगते हैं एवं भुजाएं एक खास अनुपात में बड़ी या छोटी दिखती है। तो यहाँ जो है देखने पर कोण क्या है, 3 त्रिभुज बने हैं, तीनों का क्या है कोण समान दिख रहा है, लेकिन जो उनकी जो भुजाएं हैं वह समान नहीं है। तो उनकी जो भुजाएं क्या है, एक खास अनुपात में बड़ी या छोटी हैं। इसलिए आकृति 2 में बने तीनों त्रिभुज एक जैसे लगते हैं, किंतु आकृति 2 में त्रिभुज के कोण अलग अलग हैं। तो ये आकृति 2 है, तो यहाँ पर त्रिभुज के कोण, ये वाला कोण और ये कोण अलग अलग हैं। उसी तरीके से ये कोण और ये कोण ये अलग अलग। तो ये क्या है, इस तरीके से थोड़ा ये सीधा रहता तब समान लगता। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि तीनों भुजाएं यहाँ से दोनों त्रिभुज के कोण अलग अलग आता है, दोनों त्रिभुज दिखने में भिन्न है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि दिखने में भी भिन्न दिख रहे हैं, समान आकार के नहीं दिख रहे हैं। और इसमें देख रहे हैं कि 3 जो त्रिभुज हैं वो तीनों समान आकार के दिख रहे हैं। तो सामान्यतः एक जैसी दिखने वाले आकृति को हम समरूप कह देते हैं। तो यहाँ क्या है, सामान्यतः एक जैसी दिखने वाली आकृतियों को हम समरूप कह देते हैं समान अर्थ में, जैसे कि मैं पहले अभी बताया। समान जैसे दिखे, यानी कि सामान्यतः एक जैसे दिखने वाली आकृतियों को समरूप कह देते हैं। परंतु गणित में समरूप होने के कुछ शर्तें होती हैं। तो गणित में क्या है, समरूप होने के लिए कुछ शर्त होता है। क्या चित्र 2.1 में बने तीनों समरूप हैं दिखने में, तो ये त्रिभुज समरूप दिख रहे हैं, परंतु यह कैसे निश्चित करेंगे कि आगे इनकी समरूपता पर चर्चा करेंगे। तो समरूप क्या है, एक जैसे दिखने वाली आकृतियों को हम समरूप कहते हैं समान अर्थ में। तो ये है समरूप।
तो आगे है स्केलिंग। तो स्केलिंग, तो आइए देखते हैं स्केलिंग क्या है। अक्सर हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि तस्वीर को बड़ा करके देखना है या किसी खेत, मकान, कारखाने अथवा मैदान का नक्शा कागज पर बनाना है या फिर बने हुए नक्शे से वास्तविक दूरियां, आकार, आकृति, क्षेत्रफल आदि पता करना है। इस तरह की सभी आवश्यकताओं के लिए हम स्केलिंग का उपयोग करते हैं। स्केलिंग का अर्थ है आकार में, स्केलिंग का अर्थ है आकार में बदलाव करना। तो स्केलिंग का अर्थ क्या है? आकार में बदलाव करना, यानी आकार को बड़ा या छोटा करना। किंतु बड़ा छोटा करने में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक पड़ता है, जिससे नया चित्र पहले वाले चित्र के जैसा ही दिखे। तो क्या बोल रहा है? स्केलिंग का अर्थ है आकार में बदलाव करना, यानी आकार को छोटा या बड़ा करना। किंतु बड़ा या छोटा करने में कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो वह बात क्या है? जिससे नया जो चित्र है वह पहले जैसा ही दिखे, यानी कि वह एक जैसे दिखे। तो पहले जैसे दिखने का अर्थ क्या है? तो पहले जैसे दिखने का अर्थ क्या होगा? समरूप होगा या समरूपता होगा। तो आगे देखते हैं। तो ये आगे है हम लोग का आकृति 3 के चित्रों को देखिए। तो ये आकृति 3 है, यहाँ पर चित्र को देखते हैं। तो आकृति 3 में पहला को बड़ा करने का प्रयास में 3 का जो ये दूसरा चित्र है ये है, और फिर इसी तरीके से और बड़ा करने का प्रयास करते हैं तो ये हैं। तो जाहिर सी बात है पहली, तो इसमें क्या बोला है? दोनों में से कौन सी तस्वीर चुनेंगे? तो जाहिर सी बात है पहली। तो ये मूल चित्र है। तो इनमें पहली तस्वीर इस तरह बड़ी की गई है कि उसकी आकृति मूल तस्वीर 3:1 जैसी रहे। तो इसके लिए तस्वीर को निश्चित अनुपात में बड़ा किया गया है। हम यह कह सकते हैं कि आकृति 3 व आकृति 2 समरूप हैं। तो ये दोनों क्या है? समरूप हैं। देख रहे होंगे कि एक ही जैसा दिख रहे हैं लगभग दोनों चित्र। तो अब आकृति 3 को देखिए। इसकी तस्वीर की चौड़ाई ऊंचाई के अनुपात में मूल तस्वीर से अधिक प्रतीत होती है। तो यह मूल तस्वीर से अलग दिखाई पड़ रही है, अतः आकृति 3 का जो ये फर्स्ट है और ये थर्ड, ये समरूप नहीं है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इनके जो ये चेहरा जो दिख रहा है ये लगभग एक ही समान दिख रहा है लंबाई में भी, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया है इनका जो चेहरा है। तो इसलिए ये जो आकृति 1 है ये इसके समान नहीं है या समरूप नहीं है। या जैसे समानता देखोगे कि जुड़ुआ जो रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, देखे होंगे आप लोग भी, तो लगभग समानता एक रूप जैसे दिखाई देते हैं। तो वही है यहाँ पर। तो ये दोनों क्या है? एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब ये थोड़ा सा इनका जो चेहरा है ये अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए ये समरूप नहीं है। इसलिए स्केलिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि आकार बड़ा या छोटा करें तो उसकी आकृति में कोई परिवर्तन ना हो और समरूपता का गुण बरकरार रहे, यानी कि कोई एक निश्चित अनुपात में ही उनके आकार को बड़ा या छोटा करते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि स्केलिंग का क्या अर्थ है और क्या कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं अब आगे स्केल गुणांक। तो दो समरूप आकृतियों के माप में विशेष अनुपात होता है जिसे स्केल गुणांक कहते हैं। तो क्या है? दो समरूप आकृतियों के माप में विशेष अनुपात होता है जिसे स्केल गुणांक कहते हैं। स्केल गुणांक का उपयोग करके किसी आकृति को आवश्यकता अनुसार निश्चित अनुपात में बड़ा या छोटा किया जा सकता है। तो स्केलिंग अनुपात में क्या किया जाता है? एक निश्चित अनुपात होता है जिससे स्केल गुणांक कहते हैं, यानी कि दो समरूप आकृति में एक विशेष अनुपात होता है जिसे स्केल गुणांक कहते हैं। तो स्केल गुणांक का उपयोग करके किसी आकृति को आवश्यकता अनुसार निश्चित अनुपात में बड़ा या छोटा किया जा सकता है। जैसे 5 सेंटीमीटर रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर करने के लिए स्केल गुणांक
2 होगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। इसी तरह 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर के नक्शे को 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर तक स्केल करने के लिए स्केल गुणांक 1/5 या 0.2 होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे स्केल 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर के जैसे 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर करने के लिए स्केल गुणांक 2 होगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 2। तो इसका जो है इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें तब 10 आएगा। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 आएगा। तो स्केल गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर के नक्शे को 10 मल्टीप्लाई 4 तक स्केल करने के लिए गुणांक 1/5 या 0.2 होगा। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 लाने के लिए, इसमें 5 में किसका मल्टीप्लाई किया गया है, 10 का किया गया है। ये इस 10 का करेंगे तभी 50 आएगा, और इस 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का करेंगे तभी 20 आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर नक्शे को 10 मल्टीप्लाई 4 से 4 सेंटीमीटर तक स्केल करने के लिए 1/5 या 0.2 होगा। तो 50 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू 10 होगा। तो स्केल गुणांक करने के लिए यहाँ पर इसको स्केल गुणांक करना है। तो इसमें क्या करना, स्केल करने के लिए स्केल गुणांक क्या करना पड़ेगा, 1/5 या 0.2। तो 50 मल्टीप्लाई 1/5 तो कितना आएगा 10। यानी कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी छोटा बना रहे हैं, इसमें लाना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें जो है 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 आएगा ये। और इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग देना पड़ेगा 1/5 का, तो ये आ जाएगा। यानी कि स्केलिंग करने पर रेखाखंड 2 गुना बड़ा हो जाएगा और नक्शा 1/5 या 0.2 गुना छोटा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जिस अनुपात में नक्शे की एक भुजा कम हुई है, उसी अनुपात में उसकी दूसरी भुजा भी कम हुई है। स्केल गुणांक यदि 1 से अधिक हो तो नई आकृति बड़ी होगी, और यदि स्केल गुणांक 1 से कम हो तो नई आकृति छोटी होगी। तो ये याद रखना है आप लोगों को। स्केल गुणांक यदि 1 से अधिक होगी तो आकृति क्या होगी, बड़ी, और यदि स्केल गुणांक 1 से कम होगी तो आकृति छोटी होगी। अब देखते हैं आकृति 4 को देखिए। रेखाखंड AB को बड़ा करने पर PQ, रेखाखंड PQ और छोटा करने पर RS मिलता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे चित्र AB, ये AB रेखाखंड है, इसको बड़ा करने पर क्या मिला है, ये PQ मिला है, और AB को ही छोटा करने पर क्या मिला है, RS मिला है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या है। माना स्केल गुणांक x है, तो स्केल गुणांक अभी हम लोग को पता नहीं है कि इसमें किसका ये मल्टीप्लाई किए हैं या किसका प्लस किए हैं। इन दोनों को हम लोग AB रेखाखंड को बड़ा करने में या RS को छोटा करने में, तो स्केल गुणांक तो किसका मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पता नहीं है तो क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए तो PQ इज इक्वल टू, ये PQ इज इक्वल टू AB में किसका मल्टीप्लाई किए हैं, x का। चूंकि x स्केल गुणांक है तो इसलिए AB में हम लोग किसका मल्टीप्लाई किए हैं, तो PQ मिला है x का। तो हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकालना है, यानी कि स्केल गुणांक है x। तो क्या हो जाएगा, AB को पक्षांतर कर देंगे तो PQ अपॉन AB इज इक्वल टू x। तो x का स्केल गुणांक क्या हो गया, PQ अपॉन AB। तो आगे है, क्योंकि PQ बड़ा है AB इसलिए x बड़ा होगा 1 से। तो PQ चित्र में अभी देखे थे कि बड़ा था किससे, AB से, इसलिए क्या हो जाएगा, x का जो मान होगा 1 से बड़ा होगा। तो x का मान जो होता है 1 से बड़ा होता है, तो क्या होता है, जो चित्र बनेगा वह बड़ा बनेगा आकृति से। अतः आकृति को बड़ा करने के लिए स्केल गुणांक 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये याद रखेंगे। अब आगे है इसी तरीके से घटाना। तो RS था कम किए थे तो AB में,
तो इसका स्केल गुणांक क्या होगा, x मल्टीप्लाई ए बी। तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो आर एस अपॉन ए बी इजक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर आर एस का जो मान है वह चित्र में देखे थे कि छोटा था, किससे, ए बी से। तो यहाँ स्केल गुणांक क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो आकृति को छोटा करने के लिए स्केल गुणांक 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये याद रखेंगे। तो ये समझ गए होंगे कि स्केल गुणांक क्या होता है और स्केल गुणांक हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये या किसी चित्र या आकृति को किस अनुपात में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे। आगे है नक्शा और पैमाना। तो देखते हैं क्या होता है नक्शा और पैमाना। तो देखते हैं, गांव, जिला, राज्य और राष्ट्र के नक्शे को बनाते समय एक बड़े क्षेत्र को कागज पर दिखाना होता है। तो सामान्यतः देखे होंगे आप लोग, जैसे ये हम लोग का भारत देश है, तो ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो इसको क्या कर दिया गया है नक्शे में, यानी कि नक्शे के रूप में एक छोटे से कागज में भी हम लोग बना सकते हैं, बड़ा नक्शा, छोटा नक्शा बना सकते हैं या बनाया गया है। तो इसको किस तरीके से बनाया गया है और पैमाना क्या लिया गया है, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर है, गांव, जिला, राज्य और राष्ट्र के नक्शे बनाते समय एक बड़े क्षेत्र को कागज पर दिखाना होता है। इसमें अलग अलग माप के पैमाने लिए जाते हैं। यदि छत्तीसगढ़ के नक्शे में पैमाना 1 सेंटीमीटर को किसके बराबर लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 50 लाख सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर लिखा जाए। यानी कि नक्शा में यदि 1 सेंटीमीटर रहेगा तो उसकी वास्तविक दूरी को कितना ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर के बराबर ले रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे, आइए देखते हैं। रोहित कहता है कि 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर का मतलब नक्शे पर 1 सेंटीमीटर वास्तव में 50 सेंटीमीटर को दर्शाएगा। यदि नक्शा में 1 सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर के बराबर माना गया है। तो नक्शा में 1 सेंटीमीटर मापेंगे तो वह कितने किलोमीटर के बराबर होगा, 50 किलोमीटर के। अतः 2 सेंटीमीटर क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 100 किलोमीटर को, तथा 4 सेंटीमीटर को 50 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर दर्शाएगा। तो ये समझ गए होंगे कि एक जो नक्शा में एक निश्चित पैमाना लेते हैं, तो यहाँ पैमाना कितना लिया गया है, 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर के बराबर। यदि नक्शे में हम लोग 1 सेंटीमीटर लेंगे तो कितना, 50 किलोमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर लेंगे तो क्या होगा, 250 होगा, अर्थात 50 में 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 100 किलोमीटर होगा। और इसी तरीके से 4 लेंगे तो 4 सेंटीमीटर लेंगे तो नक्शे में क्या कर देंगे, 4 को 50 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर माने हैं तो क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर दर्शाएगा। तो इस तरीके से पैमाना लेते हैं नक्शे में। तो उसी तरीके से आगे सोचें एवं चर्चा करें, तो ये आप लोग देख लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे है हम लोग का प्रश्नावली 1। तो प्रश्नावली 1 है जिसमें पहला क्वेश्चन है, खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर स्केल किया गया है। यानी कि 1 सेंटीमीटर को कितना माना गया है, 10 मीटर स्केलिंग किया गया है। तो 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर ले लिया जा रहा है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक नक्शा दिया गया है खेत का, जिसमें पैमाना करने बोला है, यानी कि स्केलिंग जो लिया गया हुआ 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर लिया गया है। तो नक्शे का खेत का माप, नक्शे में, तो नक्शा है जिसमें खेत का जो माप है वह 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, अर्थात जिसमें नक्शे में खेत का जो लंबाई है वह 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वह 4 सेंटीमीटर है। तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। तो किसमें, वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। और यहाँ पर पैमाना दिया गया है या स्केलिंग 1 सेंटीमीटर को किसके बराबर, 10 मीटर के बराबर दिया गया है। तो हम लोग को बताना है ये जो खेत का लंबाई एवं चौड़ाई है इसका वर्ग मीटर में क्षेत्रफल बताना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो प्रश्नावली 1 का हल नंबर 1 है। तो इसमें क्या दिया था,
नक्शे में स्केल गुणांक 10 मीटर है, यानी कि एक जो सेंटीमीटर है वह 10 मीटर के बराबर दिया था। तो अतः क्या हो जाएगा, तो नक्शे में जो है खेत का लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में था और स्केल गुणांक कितना करना है हम लोग को, 10 मीटर के बराबर लेना है, यानी कि एक जो सेंटीमीटर है वह 10 मीटर के बराबर है। तो अतः हो जाएगा खेत की चौड़ाई खेत की चौड़ाई खेत की चौड़ाई चौड़ाई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर था ये। तो इसको हम लोग को किस में लाना है, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर को कितना लिया था, 10 मीटर के बराबर लिया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 × 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर। तो ये स्केलिंग कर दिए हम लोग, किसको, 3 सेंटीमीटर को स्केलिंग कर दिए तो कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। तो क्योंकि यहाँ पर एक जो सेंटीमीटर है वह 10 सेंटीमीटर के बराबर लेना था। तो और इसी तरीके से खेत की चौड़ाई, ये चौड़ाई है, तो हम लोग लंबाई तथा लंबाई कितना था, 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी स्केलिंग कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर को किसके बराबर लेने बोला था उसमें, 10 मीटर के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 × 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर। तो ये हम लोग का आ गया लंबाई और चौड़ाई, खेत का वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं खेत का क्षेत्रफल। तो लंबाई एवं चौड़ाई दिया है तो खेत किस आकार का है, आयताकार का है। तो आता हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो ये हो जाएगा लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो लंबाई कितना है यहाँ पर, 40 मीटर है, तो ये 40 रख देंगे। और चौड़ाई कितना है, 30, ये 30 है, तो रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 2 जीरो है तो 2 जीरो रख दिए। तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की इकाई जो होता है वर्ग में होता है, मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा। तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं और आगे अगला क्वेश्चन है, आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्गाकार पेंटिंग है। स्केल गुणांक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार पेंटिंग है। तो वर्गाकार पेंटिंग जो है, यानी कि जो पेंटिंग है वो किस आकार का है, वर्ग के आकार का है। वर्ग के आकार का है तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर क्या लेना है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार है पेंटिंग तो सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। और जो वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया है कितना, 3600 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है या भुजा गुणित भुजा होता है। तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल दिया है और चित्र जो है पेंटिंग जो है वो वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये भुजा निकल जाएगा, किसमें, सेंटीमीटर में निकल जाएगा। और आगे क्या करना है, स्केल गुणांक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केलिंग करना है। तो स्केल गुणांक कितना लेना है, 0.1 लेना है स्केल गुणांक। तो फिर हम लोग को स्केलिंग करना है, जो भुजा आएगा उसमें क्या कर देंगे, 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। तो स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप कितनी होगी, यानी कि स्केलिंग कर लेना है, स्केलिंग गुणांक ये इतना लेना है, यानी कि क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको, फिर उसके बाद भुजा की माप निकालना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 2, तो हल नंबर 2 में क्या दिया था, दिया है पेंटिंग का क्षेत्रफल दिया था, पेंटिंग का क्षेत्रफल। तो पेंटिंग का क्षेत्रफल कितना दिया था, 3600 वर्ग सेंटीमीटर।
तो वर्ग सेंटीमीटर इतना दिया था, 3600 वर्ग सेंटीमीटर दिया था क्षेत्रफल। और स्केल गुणांक कितना दिया था, स्केल गुणांक 0.1 ये दिया था। तो स्केल गुणांक ये है, तो इसको क्या कर देते हैं, जो भी दिए रहता है माप पहले उसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं स्केल गुणांक का। तो मल्टीप्लाई कर देने पर जो क्षेत्रफल मिलेगा, तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्षेत्रफल क्या मिलेगा, यानी कि स्केलिंग गुणांक स्केल करने के बाद क्या मिलेगा क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या कर देंगे, 0.1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम लोग को भुजा निकालना है, यानी कि स्केलिंग करने के बाद भुजा निकालना था। तो ये पहले दिया था पेंटिंग का क्षेत्रफल और स्केल गुणांक ये है। तो अब स्केलिंग कर लेते हैं। तो स्केलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.1 का पहले जो पेंटिंग का क्षेत्रफल है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, स्केलिंग करने के बाद पेंटिंग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग स्केलिंग के बाद का क्षेत्रफल है तो भुजा निकालेंगे, तो जो भुजा ज्ञात होगा वह भी क्या होगा, स्केलिंग के बाद का भुजा होगा, और वही हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं स्केलिंग के बाद का क्षेत्रफल। स्केलिंग के बाद क्षेत्रफल, स्केलिंग के बाद क्षेत्रफल। तो इसमें क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 मल्टीप्लाई 0.1। तो ये किस में था, वर्ग सेंटीमीटर में था। तो स्केलिंग गुणांक को भी क्या करेंगे हम लोग, वर्ग में करेंगे। ये इतना वर्ग सेंटीमीटर था तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा स्केलिंग गुणांक का। तो इसको क्या कर देंगे, स्केलिंग गुणांक। तो क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल किस में होता है, वर्ग में होता है। तो इसलिए ये जो स्केल गुणांक है इसको भी वर्ग में करेंगे। अगर लंबाई चौड़ाई रहता तो वर्ग नहीं लगाते। तो ये हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3600। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो क्या कर देंगे, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, 2 है पावर तो इसको 2 टाइम्स लिख दिए। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। स्केलिंग के बाद का क्षेत्रफल है। अब भुजा निकालना है। तो ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होता है। तो अब यहाँ पर रख देंगे, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ये। तो यहाँ पर रख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ये ज्ञात हो गया है, कितना रख देंगे, 36 और भुजा स्क्वायर, भुजा ज्ञात करना है हम लोग को। तो ये हो जाएगा। अब इसको इधर कर देंगे, वर्ग हटाएंगे तो क्या होगा, इधर वर्गमूल लगेगा तो 36 में वर्गमूल लग जाएगा ऐसा, तो भुजा हो जाएगा ये। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो ये भुजा कितना आ गया, 6। तो या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भुजा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये है स्केलिंग के बाद का भुजा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। आगे जो है अगला क्वेश्चन नंबर 3। किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डा की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर 7 किलोमीटर के बराबर है तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन, तो नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। किसमें, नक्शे में। कहाँ से, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पैमाना क्या लिया जा रहा है, नक्शे में 2 सेंटीमीटर को किसके बराबर लिया जा रहा है, 7 किलोमीटर के बराबर। तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी क्या होगी या किलोमीटर में क्या होगी, ये ज्ञात करना है। यानी कि नक्शा में यदि 2 सेंटीमीटर लेंगे तो उसको वास्तविक दूरी किसके बराबर मानेंगे, 7 किलोमीटर के बराबर मानेंगे। यानी कि 2 सेंटीमीटर को 7 किलोमीटर के बराबर मानना है। तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पक्षांतर यानी कि 7/2 किलोमीटर के बराबर होगा 1 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ से आगे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है नक्शे में पैमाना इज इक्वल टू, ये पैमाना है, पैमाना 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर।
तो फिर इसके बाद 1 का निकाल लेंगे। अतः नक्शे में 2 सेंटीमीटर 7 किलोमीटर को दर्शाता है, इसलिए क्या होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। तो स्केल गुणा क्या हो जाएगा 7/2। फिर निकाल लेंगे आगे। नक्शे में रेलवे स्टेशन की दूरी कितना है 3 किलोमीटर है, तो क्या कर देंगे 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 7/2 का और सरल कर देंगे तो वह किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा, प्रश्नावली ये 1 है 11 अध्याय का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क है। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।